पर्यावरण से संबंधित चीज़ों पर हम बात कर रहे थे, है ना। तो हमने कल मैंने इसमें जो हेडिंग लिखवाई थी उसमें ये भी लिखवाया था कि कुछ पर्यावरण के महत्वपूर्ण योजना और संगठन भी हम इसमें पढ़ेंगे। अभी तक नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ चुके हैं, कुछ और चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। आज इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उत्तराखंड के हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर तुम्हारे पास इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमको मेन चीज़ ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया कि जो मध्य हिमालय है वहाँ जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है और मध्य हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता का घर कहते हैं, ठीक है। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, जैव विविधता का घर कहा जाता है। हिमालय के मध्य भाग को, जिसमें उत्तराखंड भी स्थित है, उसको हम लोग कहते हैं जैव विविधता का घर। यहाँ केवल जैव विविधता वाली चीज़ें नहीं, बहुत सारे संगठन भी आएंगे हमारे पास। जैसे सबसे पहली बात, सबसे शुरुआत से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो पहला प्रश्न मेरा यही होगा इस चैप्टर के अंदर कि जैव विविधता बोर्ड का गठन उत्तराखंड में कब हुआ, यानी उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेंगे, लास्ट में नोट करवा दूंगा मैं ये सब, तो समझना थोड़ा ध्यान से। उत्तराखंड में जैव विविधता बोर्ड का गठन जब हमारे पास पूछ लिया जाएगा तो हमेशा याद रखना है कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2006 को हुई थी। कब स्थापना हुई थी इसकी, 1 अप्रैल 2006। जैव विविधता बोर्ड बोले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 2006 को हुई थी, इतना ध्यान रखना है, ठीक हुआ। दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है जैव विविधता पार्क से। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जैव विविधता पार्क, पूछ लिया जाए आपके पास कि जैव विविधता पार्क उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड में जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है, हल्द्वानी, ठीक हो गया। और ये अपने आप में ध्यान रखने वाली बात है कि ये राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। ये राज्य का क्या है, सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। और अगर इसका हमारे पास लगभग क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये ध्यान रखना है कि इसका क्षेत्रफल लगभग 45 एकड़ है। कितना है इसका क्षेत्रफल, 45 एकड़ भूमि पर फैला हुआ जैव विविधता पार्क है ये। और कौन सी जगह स्थित है, हल्द्वानी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे बात को। यहाँ पर अगर मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि इस जैव विविधता पार्क की स्थापना कब हुई, यानी ये जैव विविधता पार्क स्थापित कब किया गया, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जैव विविधता पार्क की स्थापना हल्द्वानी में 5 जून 2020 को की गई थी। कब की गई थी, 5 जून 2020। 5 जून 2020 को हल्द्वानी के अंतर्गत स्थापना कर ली जाती है किसकी, जैव विविधता पार्क की। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। टोटल एरिया कितना है इसका, 45 एकड़ एरिया है। और मुख्य रूप से अगर हमारे पास यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न ये आ जाता है कि कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे कहाँ है, हल्द्वानी। अब पार्क वगैरह की बात यहाँ पर आ रही तो एक चीज़ का ध्यान और रख लेना है आपको, लाइकेन पार्क। कौन सा पार्क, लाइकेन पार्क। लाइकेन पार्क या फिर इसको कवक पार्क कह सकता हूँ मैं, क्या कह सकता हूँ, कवक पार्क। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि लाइकेन पार्क या कवक पार्क कौन सी जगह है, तो याद रखना है कि लाइकेन पार्क या कवक पार्क जो है मुनस्यारी में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है, मुनस्यारी। और मुनस्यारी आपका कौन से जनपद में पड़ता है, पिथौरा। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है लाइकेन पार्क, ठीक है। लाइकेन पार्क से अगर क्वेश्चन आएगा कि लाइकेन पार्क की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे कि इस पार्क की स्थापना 27 जून 2020 को हुई थी। कब स्थापना हुई थी, 27 जून 2020। यहाँ बहुत सारी डेट आएंगी तो इसलिए रिवीजन करते हुए चलेंगे साथ साथ। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 2006। जैव विविधता पार्क कौन सी जगह स्थित है, हल्द्वानी। ये राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। क्षेत्रफल कितना है इसका, 45 एकड़। और इसकी स्थापना कब हुई है, 5 जून 2020।
माना आपसे लाइकेन पार्क पूछ रहा है या कवक पार्क पूछ रहा है, तो ये कौन सी जगह है? मुंशियारी पिथौरागढ़। और यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई, 27 जून 2020। एक प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी बनेगा कि सिमतोला इको पार्क गार्डन कहाँ स्थित है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिमतोला इको पार्क गार्डन कहाँ स्थित है। सिमतोला इको पार्क गार्डन कौन सी जगह स्थित है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। तो याद रखेंगे कि सिमतोला इको पार्क गार्डन जो है अल्मोड़ा में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? अल्मोड़ा। और इसकी स्थापना अगर हमारे पास पूछ रहा है तो इसकी स्थापना याद रखनी है। किसकी स्थापना? अगस्त 2010 में। कब स्थापना हुई थी इसकी? अगस्त 2010। तो अभी मैंने यहाँ पर 3 पार्क बताए हैं लाइन से। एक तो पार्क बताया तुमको जैव विविधता पार्क, एक पार्क बताया है लाइकेन पार्क, और एक बताया है सिमतोला इको पार्क गार्डन। ठीक हो गया। जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में है। जैव विविधता पार्क कहाँ है? हल्द्वानी के अंतर्गत है। जैसा तुमने देखा, कौन सी जगह है? हल्द्वानी। लाइकेन पार्क अगर हमारे पास पूछ रहा है तो वो कहाँ है? मुंशियारी पिथौरागढ़। और सिमतोला इको पार्क गार्डन अगर पूछ रहा है तो अल्मोड़ा। स्थापना एक बार फिर ध्यान रखनी है। जैव विविधता पार्क की स्थापना 5 जून 2020, लाइकेन पार्क की स्थापना 27 जून 2020 और सिमतोला इको पार्क गार्डन की स्थापना अगस्त 2010। क्लियर होगा सबको इतना? आगे बढ़े, आगे चलते हैं। इसमें इतनी बात सभी समझ पाए होंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे पास आती है। जैसे सबसे पहली बात, कुछ छोटी चीज़ें हर व्यक्ति को पता रहती है। उत्तराखंड में तैयारी करने वाले लगभग हर बच्चे को पता रहता है कि अगर मैं उससे पूछूं कि भाई ये बताओ कि तितली संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? तितली संग्रहालय जो है वो कौन सी जगह स्थित है? तो तितली संग्रहालय का सबको पता रहता है कि ये कौन सी जगह है? भीमताल में स्थित है। भीमताल नैनीताल के अंतर्गत स्थित है। कौन सा संग्रहालय? तितली संग्रहालय। अच्छा भाई, ये जो तितली संग्रहालय है, इस तितली संग्रहालय के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेडरिक स्मेटा, जिनको बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या नाम हो जाएगा? फ्रेडरिक स्मेटा। फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा जो है ये तितली संग्रहालय स्थापित किया गया। और कब इसकी स्थापना हुई? तो अगर इसकी स्थापना से क्वेश्चन आ रहा है तो याद रखना है कि इसकी स्थापना 1942 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1942। 1942 में यहाँ पर जो है तितली संग्रहालय स्थापित हो गया था। ये तो हुई कुछ छोटी छोटी चीज़ें, है ना। अब यहाँ से मैं तुमको एक एक क्वेश्चन करके पूछूं कि अगर ये बताओ कि इको टैक्स, इस चैप्टर के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, इको टैक्स, एकमात्र क्षेत्र जहाँ इको टैक्स लगता है, उत्तराखंड का वह एकमात्र क्षेत्र जहाँ इको टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स लगता है? इको टैक्स लगता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तराखंड का वह एकमात्र क्षेत्र जहां इको टैक्स लगता है। तो इको टैक्स वाला एकमात्र क्षेत्र कौन सा है? मसूरी है। कौन सा है? मसूरी। और मसूरी में इको टैक्स की शुरुआत कब हुई? तो मसूरी में इको टैक्स की शुरुआत हुई 21 सितंबर 2009 को। कब शुरुआत हुआ था? 21 सितंबर 2009। इको टैक्स मसूरी के अंतर्गत कब शुरू किया गया? 21 सितंबर 2009 को शुरू किया गया। इतना क्लियर रहेगा? ठीक है भाई। एक व्यक्ति हैं पीताम्बर पंत। कौन है? पीताम्बर पंत। पीताम्बर पंत के बारे में थोड़ा बहुत बातें पता होनी चाहिए। पता ये होना चाहिए कि ये पर्यावरण से जुड़े व्यक्ति हैं। ये किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं? पर्यावरण। तो इनके नाम पर एक योजना आई, पीताम्बर पंत फेलोशिप प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम आया? पीताम्बर पंत फेलोशिप प्रोग्राम। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि पीताम्बर पंत फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो याद रखना है कि ये प्रोग्राम 1987 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? 1987। और पीताम्बर पंत जो कि पर्यावरण से जुड़े व्यक्ति हैं, उनके सम्मान में इस फेलोशिप प्रोग्राम का नाम रखा गया है। ठीक हुआ। तो अगर क्वेश्चन आता है पीताम्बर पंत फेलोशिप प्रोग्राम, तो क्या बोलेंगे? 1987। साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे। कब ये प्रोग्राम आया? 1987 में। और इको टैक्स मसूरी में कब लगा है? 21 सितंबर 2009। क्लियर हो रहा है इतना?
अब आ जाते हैं इधर, जो जो चीज़ें बताई है एक बार साथ साथ बताते हुए चलोगे। जैव विविधता बोर्ड का गठन उत्तराखंड में कब हुआ था? 1 अप्रैल 2006। जैव विविधता पार्क कौन सी जगह स्थित है? हल्द्वानी। हल्द्वानी में है, ये राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 45 एकड़। इसकी स्थापना कब हुई? 5 जून 2020 को। लाइकेन पार्क या कवक पार्क कौन सी जगह स्थित है? मुंशियारी पिथौरागढ़। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जून 2020। सिमतोला इको पार्क गार्डन कौन सी जगह है? अल्मोड़ा। इसकी स्थापना कब हुई है? अगस्त 2010। तितली संग्रहालय सभी को पता है, भीमताल। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक स्मेटा। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1942। इको टैक्स लगाने वाला एकमात्र क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मसूरी। और मसूरी में इको टैक्स सेवा की शुरुआत कब से हुई? 21 सितंबर 2009। 21 सितंबर 2009। पीताम्बर पंत फेलोशिप प्रोग्राम, पीताम्बर पंत फेलोशिप प्रोग्राम पूछेगा ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो क्या बोलेंगे? 1987। एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी ऑर्गेनाइजेशन। हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना है कि अगर हिंदी में पूछ लिया जाए तो इसको हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान। हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान। इसके संदर्भ में पूछ रहा है अगर कि हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना याद रखनी है कि इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी? जनवरी 1995। हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1995। और अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से ज़िले में स्थित है, तो याद रखेंगे कि ये 2 जिलों के अंतर्गत इसकी स्थिति आ जाती है। और वो 2 जिले, एक तो उत्तरकाशी है और दूसरा जिला टिहरी है। कौन सा जिला है? टिहरी। तो क्वेश्चन अगर इस ऑर्गेनाइजेशन से हो या क्वेश्चन ये हो कि हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान, वो हिंदी में लिख करके दे या अंग्रेजी में लिख करके दे हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना कब बोलनी है? जनवरी 1995। और ये कौन से जिलों में स्थित है? उत्तरकाशी और टिहरी के अंतर्गत स्थित है। क्लियर हुआ इतना? इन 2 जिलों में इसकी स्थिति है। एक चीज़ और हमको यहाँ पर एक संगठन का ध्यान रखना है, हालांकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जब डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाया था तो तब भी उसके बारे में बताया था कि हमारे पास यहाँ पर एक संगठन है जिसका नाम है हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग जो है शॉर्टकट के अंतर्गत कहेंगे हेस्को। क्या बोलेंगे? हेस्को। ठीक हो गया। और अगर यही तुम्हारे पास हिंदी में लिख करके दे रहा है तो लिख करके देगा हिमालयी पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण संस्थान। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेस्को कहते हैं। ठीक हो गया। अगर हमारे पास हेस्को की स्थापना पूछ ली जाए, हमारे पास हेस्को की स्थापना पूछ ली जाए, ये पूछ लिया जाए कि ये जो हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है या हिमालयी पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखनी है कि इसकी स्थापना 1979 में हुई। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1979। अगर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये हो कि इसके संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर अनिल जोशी इसके संस्थापक हैं। कौन संस्थापक हैं इसके? डॉक्टर अनिल जोशी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, काफ़ी बार एग्जाम में तुम्हारे पास आ गया है ना। हिमालयन एनवायरनमेंट
स्टडी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन या हिमालयी पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण संस्थान, इसकी स्थापना पूछ ली जा रही है तो बोलना है 1979 में स्थापना हुई थी। और अगर पूछ रहा है कि इसके संस्थापक कौन है तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर अनिल जोशी इसके जो है संस्थापक हैं। क्लियर है इतना? इतनी बात समझ में आ रही है भाई? अरे इतना समझ आ रहा है सबको? हाँ, तो अभी यहाँ पर बताया मैंने तुमको कि इको टैक्स, एकमात्र क्षेत्र जहाँ इको टैक्स लगता है वो कौन सा है? मसूरी है। मसूरी में इको टैक्स की शुरुआत कब से की गई थी? 21 सितंबर 2009। पीताम्बर पंत फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1987। हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई है? जनवरी 1995। और ये कौन कौन से 2 जिलों में स्थित है? उत्तरकाशी और टिहरी में। अगर हमारे पास हेस्को से क्वेश्चन आ रहा है, इसकी फुल फॉर्म लिख करके देगा, हिंदी में लिख करके देगा, शॉर्टकट में हेस्को लिख करके देगा, या शॉर्टकट में हिंदी में हेस्को ऐसे लिख करके देगा। ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। शायद बच्चे को ये तो पता हो कि हेस्को 1979 में बना, लेकिन अगर उसने पूरा लिख दिया कि हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चा वहाँ पर कन्फ्यूज़। उसने यही हिंदी में लिख करके देगा तो कन्फ्यूज़। तो ध्यान रखना है कि हमको इस चीज़ की जानकारी हो। और स्थापना से जब भी प्रश्न आएगा तो बोलेंगे कब स्थापना हुई है इसकी? 1979। और संस्थापक इसका जब भी पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अनिल जोशी जो है इसके संस्थापक हो जाएंगे। यहीं पर्यावरण से जुड़ी चीज़ों में हमारे पास एक और चीज़ का ध्यान होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तराखंड सेवा निधि। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड सेवा निधि। ये भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई, अगर स्थापना से प्रश्न आ रहा है तो तब बोलेंगे 1967। कब स्थापना हुई थी? 1967। उत्तराखंड सेवा निधि की स्थापना 1967 में हुई थी। और अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है किसने कार्य करना प्रारंभ कब से किया, तो इसने कार्य करना प्रारंभ किया था, इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1987 से। कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? 1987। स्थापना पूछेगा तुम्हारे पास तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1967। और इसने कार्य करना प्रारंभ कब से किया था? 1987। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है, वो ये कि उत्तराखंड सेवा निधि के संस्थापक कौन हैं? ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भाई। उत्तराखंड सेवा निधि के संस्थापक हैं भैरवदत्त पांडे। कौन है? भैरवदत्त पांडे। पीछे मैंने तुमको सम्मान वाला एक चैप्टर पढ़ाया था, सम्मान एवं पुरस्कार वाला, तो उसमें भैरवदत्त पांडे के बारे में बताया था। याद रखेंगे कि भैरवदत्त पांडे उत्तराखंड के पहले आईसीएस अधिकारी हैं। उत्तराखंड के क्या हैं? प्रथम आईसीएस अधिकारी। कभी भी अगर पेपर के अंदर पूछेगा कि उत्तराखंड के पहले आईसीएस अधिकारी कौन है, तो कौन हो जाएंगे? भैरवदत्त पांडे। और भैरवदत्त पांडे ने ही स्थापना की थी किसकी? उत्तराखंड सेवा निधि। सेवा निधि की स्थापना पूछ रहा है तो तब हमारा आंसर होगा 1967। लेकिन अगर ये पूछ रहा है इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो तब आंसर होगा 1987। क्लियर हुआ इतना? और संस्थापक भैरवदत्त पांडे जो है उत्तराखंड के पहले आईसीएस अधिकारी भी हैं, ये अपने दिमाग में ध्यान रखना है। क्लियर? एक और योजना जिस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में था वो है पर्यावरण मित्र योजना। पर्यावरण मित्र योजना। अब इस योजना में बच्चों में कन्फ्यूजन किस चीज़ में है तो वो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। जब हमारे पास कभी भी क्वेश्चन आए कि पर्यावरण मित्र योजना राष्ट्रीय स्तर पर, ये जो योजना है ये राष्ट्रीय स्तर पर कब शुरू हुई, पर्यावरण मित्र योजना जो है राष्ट्रीय स्तर पर कब शुरू हुई, तो यहाँ याद रखना है कि पर्यावरण मित्र योजना राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई थी 24 अगस्त 2010। कब शुरू हुई थी? 24 अगस्त 2010। और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो है
राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की थी। लेकिन अगर हमारे पास यही क्वेश्चन ऐसा है कि उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कब हुई, तो भाई याद रखना है कि उत्तराखंड में ये योजना राष्ट्रीय स्तर से पहले 2006 में शुरू हो गई थी। कब शुरू हो गई थी? 2006। इसलिए बच्चों में कन्फ्यूजन है कि जब हम पर्यावरण मित्र योजना कहीं पढ़ रहे हैं तो वो 24 अगस्त 2010 दे रहा है, जब हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण मित्र योजना किसी उत्तराखंड की किताब में तो 2006 दे रहा है। तो ये याद रखना है कि पर्यावरण मित्र योजना राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई थी 24 अगस्त 2010 को, और इसको राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया था किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हालांकि उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना 2006 में पीसीएस अधिकारी, कौन से अधिकारी? पीसीएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी हरक सिंह रावत के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये योजना, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में लेकर के आने वाले व्यक्ति कौन थे? हरक सिंह रावत लेकर के आए थे इस योजना को। कब लेकर के आए थे? 2006 में। एक हरक सिंह रावत तो मंत्री जी भी हैं, है ना, वो हरक सिंह रावत नहीं है, ये एक पीसीएस अधिकारी हैं, तो याद रखना है। इस योजना से क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप किसी को कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी भाई? अरे यहाँ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? पर्यावरण मित्र योजना अगर तुम्हारे पास पूछ रहा है राष्ट्रीय स्तर पर ये योजना कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुई है? 24 अगस्त 2010। और इसकी शुरुआत किसने की है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उत्तराखंड में जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कब शुरू हुई है? 2006। और इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? पीसीएस अधिकारी हरक सिंह रावत। इतना क्लियर रहा सबको? हाँ, तो अब इससे आगे चलते हैं। इस योजना के अलावा जो बच्चों को पता होना चाहिए वो है इको क्लब योजना। कौन सी योजना है? इको क्लब योजना। देखो मैंने 4-5 चीज़ें बताई है इको के नाम से, 3 चीज़ें तो कम से कम बताई है। एक तो मैंने तुमको बताया है कि भाई इको टैक्स है ना, वो मसूरी में लगता है, 21 सितंबर 2009 से शुरू हुआ। एक मैंने तुमको इको टास्क फोर्स पढ़ाई थी, कल पढ़ाई थी। इको टास्क फोर्स का गठन मैंने बताया था कि 2008-9 में हुआ, है ना। और एक चीज़ है हमारे पास इको क्लब। इको क्लब एक योजना है जो प्रदेश के लगभग, ये योजना प्रदेश के 2000 विद्यालयों में शुरू की गई थी। कितने विद्यालय में? 2000 विद्यालय। प्रदेश के 2000 विद्यालयों में शुरू की गई कौन सी योजना है? इको क्लब। क्वेश्चन आएगा कि इस योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध है पर्यावरण शिक्षा से। किससे संबंध है इस योजना का? पर्यावरण शिक्षा से संबंध है। और ये प्रदेश के लगभग 2000 विद्यालयों में शुरू की गई योजना है ना। इस योजना के संदर्भ में अगर हमारे पास कभी भी प्रश्न आया तो हम कहेंगे कि ये योजना शुरू हुई थी 2012 में। कब शुरू हुई थी? 2012। तो भाई इको टास्क फोर्स जो है वो 2008-9 में बनी थी। इको टैक्स मसूरी में लगता है वो 21 सितंबर 2009 को लगा था। और इको क्लब योजना अगर पूछ रहा है तो ये योजना कब शुरू हुई है? 2012 में शुरू हुई है। और तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझ पा रहे होंगे, है ना। इस इको क्लब योजना के अलावा एक समिति के बारे में चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है और काफ़ी बार हमारे पास वहाँ से प्रश्न भी आया है। समिति का नाम है पर्यावरण एवं ग्रामोत्थान समिति। पर्यावरण एवं ग्रामोत्थान समिति। इस समिति को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं सीड। इस समिति को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। पर्यावरण एवं ग्रामोत्थान समिति को हम लोग शॉर्टकट के अंदर क्या कहते हैं? सीड। कभी भी अगर इस समिति से प्रश्न आ रहा है तो ध्यान रखेंगे कि ये जो समिति है इसकी स्थापना 5 जून 1993 को हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 5 जून 1993। और पर्यावरण एवं ग्रामोत्थान समिति के अगर हमारे पास संस्थापक पूछ रहा है तो ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक मोहन कांडपाल हैं। इसके संस्थापक मोहन कांडपाल हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक हो गया।
अगर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि किस जनपद से इस समिति की शुरुआत हुई, तो याद रखेंगे कि ये समिति जो है अल्मोड़ा जनपद से शुरू हुई। कौन से जनपद से शुरू हुई है? अल्मोड़ा जनपद से शुरू हुई है। समिति का नाम क्या हो जाएगा? पर्यावरण एवं ग्रामोत्थान समिति, है ना। पर्यावरण शिक्षण ग्रामोत्थान समिति, इसी का नाम है। सीड कहते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? सीड। तो सीड की शुरुआत कब हुई है? 5 जून 1993। एक बार वापस से सारी चीज़ों पर गौर करेंगे तो स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि जो मध्य हिमालय है उसको जैव विविधता का घर कहा जाता है। मध्य हिमालय को क्या बोला जाता है? जैव विविधता का घर कहा जाता है। और अगर हमारे पास